सोचो, आप एक मैथ्स इक्वेशन है और उसको सॉल्व कर रहे हैं और जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत हो गया, लास्ट में आके आंसर गलत हो गया। बस सेम वैसा ही हालत होती है क्लासिफिकेशन की। हाँ, इसको मैथमेटिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप कहा गया है और वो सही भी है, पर ये कभी भी 100% एग्जैक्ट नहीं होता है। बिल्कुल पाई की वैल्यू की तरह जो इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं, पर कहाँ आप एक भी जो नंबर है, डिजिट है, उसको गलत कर दें, क्या ही पता, तो एक्यूरेट नहीं होते हैं। अभी तक की वीडियोस में अगर मैं बताऊं तो हमने क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फायदे, बहुत सारी अच्छी बातें समझी हैं, पर क्या हमेशा हर चीज़ अच्छी ही होती है? उसकी बुरी साइड नहीं होती? उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो वही है कि आखिर क्लासिफिकेशन की क्या लिमिटेशंस हैं। अच्छाइयाँ तो हमने सुन ली, अच्छाई तो बहुत हैं भाई, लेकिन लिमिटेशंस क्या हैं आज की इस क्लास में हम समझेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की सीरीज एंड वेलकम बैक टू लाइब्रेरी साइंस बाय तेजस्वी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज की जो ये वीडियो है ये है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सीरीज़ की हमारी नेक्स्ट क्लास। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं और अपनी जो लाइब्रेरी साइंस की नॉलेज है उसको इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप KVS, NVS, EMRS या फिर UGC नेट, इसके अलावा अगर आप जो टाइम टू टाइम हमारे RRB या एम्स में या फिर अलग अलग जो लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स होते रहते हैं उन सब में से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें भी लाइब्रेरी साइंस है, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको एक अच्छी खासी नॉलेज लेनी है तो हम यहाँ पर किसी भी टॉपिक को लेते हैं और उसको अच्छे से डिटेलिंग में सब समझते हैं उसके बारे में। अब क्योंकि EMRS की अगर आपने देखा होगा तो उसमें सब्जेक्टिव पार्ट आ गया है आपकी बात, तो सब्जेक्टिव पार्ट में आप चीज़ें तब लिख सकते हैं जब आपको थोड़ी बहुत किसी चीज़ की नॉलेज हो। और हमारा पूरा जो मोटिव है हमारे चैनल का वो यही है कि आपको चीज़ों की नॉलेज हो, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप उनको एक अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लाइब्रेरी साइंस को बहुत हल्के में लिया जाता है। आप किसी को बताओगे तो दे थिंक लाइक हाँ ये तो इजी है। हाँ इजी है, मैं मुश्किल नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने सब्जेक्ट को एक खुद भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और दूसरे को भी समझाना चाहिए कि जो हमने किया है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। और वो आप तब समझा पाओगे जब आपको खुद को अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड एक्स्ट्रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास को हम समझते हैं क्या है लिमिटेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात समझते हैं, क्लासिफिकेशंस आर सोशल नॉट नेचुरल। ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल चीज़ नहीं है। क्लासिफिकेशन एक नेचुरल चीज़ नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। ह्यूमंस ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बनाया है और इसी वजह से ये हमेशा सब यूज़र्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। ये मेजॉरिटी को सर्व करता है, जबकि स्पेशलाइज्ड यूजर्स के लिए ये कभी कभी हेल्पफुल नहीं भी होता है। कई बार हो जाता है कि नहीं हो पाता है, तो ये सेटिस्फाई तो करता है नीड्स को, लेकिन सब यूजर्स की, लाइब्रेरी के जो सारे यूजर्स हैं उन सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करना थोड़ा इसके लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो थोड़ा कॉस्टली एंड सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कॉस्टली और सब्जेक्टिव, ये दोनों ही होते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कॉस्टली है, यानी कि टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैन पावर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसमें सब लगता है। ये सब्जेक्टिव भी है, यानी कि दो क्लासीफायर्स अगर मैं बात कहूँ, दो क्लासीफायर्स अगर हैं वो एक ही बुक उनको दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिफरेंट क्लास नंबर उनको दे सकते हैं। दो क्लासीफायर एक ही बुक को एक जैसा नंबर ही देंगे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। एक ही क्लासीफायर भी एक ही बुक को अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकता है। अगर आपने कभी अगर आप कभी इंटर्नशिप, कहीं जॉब या फिर कुछ ऐसा किया होगा तो इस बात का ध्यान आपने भी दिया होगा इस बात पे। कई बार एक ही बंदा जिसको ने एक बुक को पहले क्लासीफाई किया होता है और उसको एक नंबर दिया होता है, उसी टाइटल, उसी सब्जेक्ट या उसी से रिलेटेड कोई दूसरी किताब आए तो वो कई बार उसको किसी और तरीके से क्लासीफाई कर देता है। तो ये भी एक दिक्कत ही होती है जो हम क्लासिफिकेशन में देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट, कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल सब्जेक्ट्स इन अ बुक। ठीक है, हम ये जो क्लासिफिकेशंस होती हैं ये आपकी क्या नहीं कर सकती, रिप्रेजेंट नहीं कर सकती एक किताब की सारी बुक्स को। जैसे कोई भी क्लासिफिकेशन है, कोई भी ले लो आप, एक बुक के अंदर कवर किए गए सारे के सारे सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती।
ठीक है। अब मोनोग्राफ होती है, मोनोग्राफ का मतलब अगर पता है आपको क्या होता है, जिसको भी पता है कि मोनोग्राफ क्या होते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब मैं बता देती हूँ ऐसे आपको मोनोग्राफ होते क्या है। मोनोग्राफ होता है सिंगल टॉपिक पर एक बुक लिखी जाती है, उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। अब जो मोनोग्राफ होते हैं ना वो भी कभी कभी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करते हैं। मैंने बोला कि मोनोग्राफ होता है जो एक ही टॉपिक पर लिखी होती है, लेकिन कई कई बार क्या होता है कि ये भी एक से ज़्यादा टॉपिक को या सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में सिर्फ डोमिनेंट सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एक टेक्स्ट बुक है हमारे पास। अब वो टेक्स्ट बुक जो है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों कवर करती है। उससे या तो अलजेब्रा में रखा जाएगा उसको, अब या तो मैं अलजेब्रा में रख सकती हूँ या मैं ज्योमेट्री में रख सकती हूँ, दोनों जगह मैं उसको नहीं रख सकती हूँ। ठीक है। ऐसे ही मान लो एक कैटलॉगिंग बुक है, कैटलॉगिंग की कोई बुक है, अगर एक वैल्यूबल चैप्टर है उसमें सीए कटर जी का, ठीक है, उनकी लाइफ से रिलेटेड उन कुछ ना कुछ उन्होंने पूरी हिस्ट्री वगैरह वगैरह सब बता रखी है। टेक्स्ट बुक किसकी है? कैटलॉगिंग की, लेकिन एक बढ़िया सा चैप्टर सीए कटर का है, और वो जो चैप्टर है वो काफ़ी डिटेल में है, तो 2-3 चैप्टर कवर हो जाएंगे उसमें। तो वो टॉपिक्स क्लास नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे और यूज़र उन्हें मिस कर सकता है। मतलब मान लो वो सीए कटर के बारे में ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब बुक में तो कैटलॉगिंग के अकॉर्डिंग बुक का नंबर दिया गया ना, सीए कटर के हिसाब से तो नहीं दिया गया, लेकिन उस बुक में है सीए कटर जी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। समझ रहे हैं आप? तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्लासिफिकेशन जो स्कीम्स होती हैं, चाहे वो कोई भी स्कीम ले लीजिए आप, वो कवर नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होती है, सब्जेक्ट स्कैटरिंग प्रॉब्लम फेस करती है। सब्जेक्ट स्कैटरिंग प्रॉब्लम यानी कि क्लासिफिकेशन बाय डिसिप्लिन अक्सर सब्जेक्ट को स्कैटर कर देता है। एग्जाम्पल फैमिली लाइफ। अब फैमिली लाइफ पर एक बुक अलग अलग मेन क्लासेस में मिल सकती है। फैमिली लाइफ एथिक्स में भी जा सकती है, सोशियोलॉजी में भी जा सकती है और एंथ्रोपोलॉजी में भी जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर में भी हम फैमिली लाइफ को डाल सकते हैं, और कई बार अगर देखा जाए तो मेडिसिन में भी डाल सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अब क्या हुआ, एक जगह सब कुछ देखना मुश्किल हो गया। अगर किसी ने पूछा फैमिली लाइफ की बुक्स कहाँ मिलेंगी, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन को लग रहा हो एथिक्स में मिलेगी, तो एथिक्स के स्टैक या एथिक्स के बारे में बता देगा कि उस तरफ मिलेंगी। अब ढूंढने वाला भी वहीं ढूंढेगा, और हो सकता है किसी क्लासीफायर ने उसको सोशल वेलफेयर में या सोशियोलॉजी में भी डालो, नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए ढूंढना उसको। तो ये वाली प्रॉब्लम भी क्लासिफिकेशन में आ जाती है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है सप्रेसिस एंड स्कैटरिंग मोर देन रिवीलेशन। यानी कि देखो, ये कहा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन जितना रिवील और कोलोकेट करती है उतना ही सप्रेस और स्कैटर भी करती है। ठीक है, नो डाउट रिवील और कोलोकेट होता है, लेकिन स्कैटरिंग और सप्रेस भी होता है, और इसी वजह से ये हर यूजर को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, क्योंकि सबके इंडिविजुअल नीड्स अलग होती हैं और उन इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन नॉट बेस्ड ऑन यूजर नीड्स सर्वे। यूजर नीड्स सर्वे पर बेस्ड नहीं होता है। क्लासिफिकेशंस कभी यूजर सर्वे के बेसिस पर नहीं बनती हैं, इस वजह से यूजर की पर्सपेक्टिव से परफेक्ट भी नहीं होती हैं, और इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप हर एक यूज़र को सेटिस्फाई करें, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सर्वे कर भी लेंगे तो भी आप उसको एग्जैक्ट सबके लिए सबके पर्सपेक्टिव से परफेक्ट नहीं बना सकते। इसके अलावा है लॉजिकल अब्सर्डिटी, यानी कि देखो 19th सेंचुरी में एक फिलोसोफर रहे जिनका नाम था W.S. जिवॉन्स। तो जब जो W.S. जिवॉन्स थे ना, उन्होंने क्लासिफिकेशन को लॉजिकल एब्सर्डिटी कहा था, और ये बात लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर भी लागू होती है, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। हमें इम्परफेक्ट टूल के साथ ही काम करना पड़ता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी कि देखो, मैं इस पूरा अगर मैं लिमिटेशन के इस पूरे जो ये टॉपिक है, इससे अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो ये देखो, क्लासिफिकेशन एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। हम हर मोमेंट पर अपनी लाइफ में क्लासीफाई करते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एंटिटीज़ को ग्रुप करना सिमिलैरिटी के बेसिस पर, जो सिलेक्शन भी होता है और रिजेक्शन भी होता है। ये क्लासिफिकेशन होता है। क्वालिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि हम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चूज करते हैं और कैसे ऑर्डर में हम उसको लगाते हैं। क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे सॉर्टिंग, अरेंज करना, रैंकिंग करना, मैपिंग करना, पैटर्न मेकिंग करना, ये सब अलग अलग फॉर्म्स है क्लासिफिकेशन के ही।
फिलोसोफर, साइंटिस्ट, लाइब्रेरियन सब क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन सब अपने अपने पर्पज़ के लिए करते हैं। चाहे वो नॉलेज ऑर्गेनाइज करना हो, लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज करना हो, या डेटाबेस सर्च करना हो, लाइब्रेरी साइंस हर जगह क्लासिफिकेशन होता है। लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे इम्पॉर्टेंट है कि इसे फाउंडेशन स्टडी ऑफ लाइब्रेरियनशिप कहा गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको फाउंडेशन स्टडी ऑफ लाइब्रेरियनशिप कहा गया है। लेकिन क्लासिफिकेशन परफेक्ट नहीं है, ये कॉस्टली होता है, सब्जेक्टिव होता है, बुक्स के सारे टॉपिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, कभी कभी सब्जेक्ट को स्कैटर भी कर देता है, और इसके बावजूद भी क्लासिफिकेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम इसी के साथ हमें वर्क करना पड़ता है, और हम वर्क करते भी हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन जो इस पूरी यूनिट में हमने अभी तक समझा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा जो हमने समझा है लिमिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं कि क्या लिमिटेशन थी क्लासिफिकेशन की। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लासिफिकेशन के बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आपकी जो तैयारी है नौकरी पाने की या करियर में सक्सेसफुल होने की, उसमें हम आपकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही होगा, हमारे चैनल का नाम है लाइब्रेरी साइंस बाय तेजस्वी। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस बाय तेजस्वी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो बेफिक्र होकर उसको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की समरी की, क्या पढ़ा हमने, क्या समझा हमने, ये सब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो कल हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस वाले PDF से। तो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।